मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मजे में। चलिए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े थे कि पेप्टाइड बंध कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं, और अमीनो अम्ल के दो गुण पर हम लोग चर्चा किए थे। प्रकाशिक समावयवता का गुण और दूसरा द्विटरायन बनाने की प्रवृत्ति पर अध्ययन किए थे। एक बेटा और बेहतरीन प्रोटीन के गुण हैं, क्या कहा गया? समविभव बिंदु। बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और इसके पॉइंट को समझ करके चलेंगे। एक बार समझ जाएंगे तो पूरा जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। देखो बेटा, क्या कहा गया कि अमीनो अम्ल अगर अम्लीय माध्यम में है तो वो धनायन के रूप में रहेगा, और अगर क्षारीय माध्यम में है तो वो ऋणायन के रूप में रहेगा। और आप जानते हो कि अम्लता और क्षारकता को नापते किस में है? पीएच में। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और अगर पीएच 7 से ऊपर है तो विलयन क्षारीय होगा, और 7 से नीचे है तो विलयन अम्लीय होगा। कई बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसलिए ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो क्या कहा है कि किसी भी विलयन के लिए वह पीएच मान, किसी विलयन के लिए वह पीएच मान जिस पर किसी अमीनो अम्ल के धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या बराबर हो जाए, समविभव बिंदु कहलाता है। बस दो लाइन का डिफिनीशन, दो लाइन का डिफिनीशन है। तो यहां देखो क्या बेटा, दो कंडीशन बनती है। पहला क्या है? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल, अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल धनायन के रूप में, धनायन के रूप में होता है, धनायन के रूप में होता है। और दूसरे पॉइंट में क्या कहा कि क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल ऋणायन के रूप में, ऋणायन के रूप में होता है। क्या कहा कि अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल धनायन के रूप में रहेगा, और क्षारीय माध्यम में अमीनो अम्ल ऋणायन के रूप में रहेगा। तो इसके लिए डिफिनीशन क्या बना? क्या कहे? इन्वर्टेड कॉमा जरा देख लो। किसी विलयन या अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम के बीच, क्या कहेंगे? अम्लीय माध्यम एवं क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम एवं क्षारीय माध्यम के बीच वह पीएच के बीच वह पीएच जिस पर किसी अमीनो अम्ल, किसी अमीनो अम्ल के, किसी अमीनो अम्ल के धनायनों, अम्ल के
की संख्या बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसे उस अमीनो अम्ल का पीएच मान कहते हैं। उसे उस अमीनो अम्ल का पीएच मान कहते हैं। क्या कहें? अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम के बीच वह पीएच जिस पर किसी अमीनो अम्ल के धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाती है, समविभव बिंदु कहलाता है। यहां पर जरा देखो क्या कहलाएगा? जैसे ग्लाइसिन का समविभव बिंदु कितना है? 6। समविभव बिंदु 6 होता है। तो सभी अमीनो अम्लों के लिए समविभव बिंदु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या कहेंगे? सभी अमीनो अम्लों का समविभव बिंदु अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सभी अमीनो अम्लों का समविभव बिंदु क्या होता है? अलग अलग होता है। बेटा अगर परीक्षा में आ रहा है समविभव बिंदु तो बस इतना ही केवल देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। 1 नंबर में पूछा भी जाएगा तो इसको हमेशा ध्यान रहे। एक पॉइंट बेटा इसमें आ जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या आ जाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण। यहां देखो इसको चौथी प्रॉपर्टी डाल दो, प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण अंग्रेजी इसकी होती है बेटा डीफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। डीफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखो बेटा क्या होगा? डीफॉर्मेशन क्या है? या यूं कहो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का विकृतीकरण है ना? प्रोटीन का विकृतीकरण कर लो बेटा, डीनेचुरेशन ही कर लो, है कि नहीं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दोनों में है बेटा। डीएनए का भी डीनेचुरेशन डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं और प्रोटीन का भी पढ़ते हैं, और दोनों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप हल्के में लेकर के नहीं चलेंगे। तो क्या कहेंगे इसको? जब अमीनो अम्ल को गर्म करते हैं या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार में
रखते हैं तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है, प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है, या द्वितीयक प्रोटीन तृतीयक प्रोटीन चतुर्थक प्रोटीन खुलकर प्राथमिक प्रोटीन बना लेता है जिससे प्रोटीन अपने मूल गुण को खो देता है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। देखो बेटा क्या कहा गया, बस 1 नंबर का है। क्या कहे, अमीनो अम्ल को या तो गर्म करो या तो प्रबल अम्ल के माध्यम में रखो, प्रबल क्षार के माध्यम में रखो, तो क्या होगा, प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाएगा। जो प्रोटीन लिक्विड स्टेट में था वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अंडा में तो खूब प्रोटीन भरा है ना, और जब अंडा को उबाल देते हो तो अवक्षेपण हो जाता है, जम जाता है कि नहीं जम जाता है? जम जाता है। तो जो प्रोटीन एक्टिव था, जो प्रोटीन सक्रिय था, अब उसकी सक्रियता नष्ट हो गई, अपने गुण को नष्ट कर दिया, है कि नहीं? उसी तरह से प्रबल अम्ल में रखोगे, प्रबल क्षार में रखोगे तो भी ये परिवर्तन होगा। क्या होता है, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, चतुर्थक प्रोटीन खुल करके क्या बना लेगा, प्राथमिक प्रोटीन बना लेता है। देखो बेटा, ये विकृतीकरण का प्रभाव द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक पर होता है। प्राथमिक प्रोटीन तो वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा प्रोटीन का वर्गीकरण। अब हम लोग किस पर पढ़ेंगे, प्रोटीन का वर्गीकरण। देखो बेटा, प्रोटीन को उनकी आणविक रचना के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यहां देखिए, ये क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये किसके आधार पर, ये प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। नंबर 2 द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी
प्रोटीन। फिर उसके बाद क्या है, तृतीयक प्रोटीन। तृतीयक प्रोटीन इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन। और चौथा क्या है, चतुर्थक प्रोटीन। चतुर्थक प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी प्रोटीन। क्वार्टरनरी प्रोटीन ये कौन है, चतुर्थक प्रोटीन। तो 4 प्रकार के प्रोटीन की कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग प्राथमिक प्रोटीन पर चर्चा करेंगे। एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर जो है इसमें हम लोग एंजाइम और हार्मोन्स इस चैप्टर में है। तो जितने छोटे छोटे क्वेश्चन थे बेटा, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूं। प्राथमिक प्रोटीन तो कम परीक्षा आया है, सेकेंडरी प्रोटीन ज्यादा आया है। इसकी 2 संरचनाएं होती हैं, तो इसमें सेकेंडरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं या वीडियो रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्या, प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन बेटा कुछ नहीं, जो हम लोग पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला पढ़े हैं वही प्राथमिक प्रोटीन है। प्राथमिक प्रोटीन की श्रृंखला क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखला है वही प्राथमिक प्रोटीन की संरचना कहलाती है। और उसी प्रोटीन से अन्य प्रोटीनों का निर्माण होता है। प्राथमिक प्रोटीन से ही द्वितीयक प्रोटीन बनेंगे, उसी से तृतीयक प्रोटीन बनेगा, उसी से चतुर्थक प्रोटीन बनेंगे। तो प्राथमिक प्रोटीन कैसे यूज होता है, एज रॉ मटेरियल। किसके, प्रोटीन के, प्रोटीन के रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी, प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन, ये प्राथमिक प्रोटीन पर चर्चा चलेगी। तो ये क्या है बेटा, प्राइमरी प्रोटीन है। प्राथमिक प्रोटीन पर चर्चा चलेगी। देखो बेटा, क्या आपको मैं बताया कि प्राथमिक प्रोटीन कुछ और नहीं है, पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखला को ही प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला को ही प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं। प्राथमिक प्रोटीन क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड की जो लंबी श्रृंखला है उसी को प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं। जरा इनके स्ट्रक्चर को देख लिया जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसे ऐसे आप लोगों को चेन में बनाया था। ऐसे देखो, लंबी चेन जो चली जाती है, ये क्या है, ये प्राथमिक प्रोटीन की चेन है। अब आप जरा देखो, इसका एक किनारा क्या है, ये NH वाला रहेगा, इधर से बांट दिखा दीजिए। ये COCRH, यहाँ NH CO और ये R और ये H। यहाँ देखिए NH CO, यहाँ R
और एच। यहाँ देखिए NHCO और यहाँ R और ये H। यहाँ देखिए NH और CO, यहाँ देखिए RH, NHCO, यहाँ RH, NHCO, ये देखिए NHCO और R और यहाँ H। यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका CO, इधर देखो लंबी चेन। यहाँ देखिए उसी क्रम में लिखते हैं NH और CO। ये देखो बेटा, जो लंबी चेन बन करके तैयार हुई है, इसी लंबी चेन को क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं, और यही पेप्टाइड है। यहां देखो ये सब क्या है, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जगह जगह पर ये सारे क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हैं। यहां देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसकी रचना को क्या कहेंगे, ये है प्राथमिक प्रोटीन। क्या है, प्राथमिक प्रोटीन। अब बेटा आ जाती है बात द्वितीयक प्रोटीन की। किसकी चर्चा होती है, द्वितीयक प्रोटीन की। यहां जरा देखो, द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन और ये सेकेंडरी प्रोटीन। द्वितीयक प्रोटीन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन। इसकी संरचना कैसी होती है जरा देख लेते हैं। इसकी संरचना होती है कुंडलित संरचना। ये क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्फा कुंडलित संरचना, अल्फा कुंडलित संरचना, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरा होता है बीटा परत संरचना, बीटा परत संरचना। इसको क्या कहेंगे, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या है, इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पहले हमारी चर्चा किस पर होगी, अल्फा कुंडलित रचना पर होगी, अल्फा कुंडलित रचना पर होगी। तो यहां जरा देखो, एक एक पॉइंट को देखते हैं। यहां देखिए प्रत्येक कुंडल में, प्रत्येक कुंडल में कितने होते हैं, प्रत्येक कुंडल में अमीनो अम्लों की संख्या 3.6 होती है। 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। और क्या है, 13 इकाई परमाणु, 13 इकाई परमाणु होते हैं, होते हैं। और तीसरा क्या है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में घूमकर, दक्षिणावर्त में घूमकर कुंडल बनाते हैं,
घूमकर कुंडल बनाते हैं। और यहां देखिए क्या है, प्रत्येक कुंडलों के बीच, प्रत्येक कुंडलों के बीच हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध बनने से दृढ़ता, बनने से दृढ़ता आती है। बनने से क्या आती है, दृढ़ता आती है, रिजिडिटी आती है, ये मजबूत हो जाते हैं। जरा इनका स्ट्रक्चर देख लो तो, ये है कुंडलित स्ट्रक्चर। ये देखो, ये क्या है, अल्फा कुंडलित स्ट्रक्चर है। अब आप जरा देखो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं। यहां देखिए, एक मान लो यहां है N, तो इसका रहेगा CO, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसका है CO, तो इसका क्या है NH, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसका देखो क्या है CO, तो इसका क्या होगा NH। यहां देखिए NH, तो इसका क्या है CO, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहां देखिए इसका है NH, तो इसका क्या होगा CO, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहां जरा देखो, ये है CO, तो यहां क्या है, ये इसका NH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस तरह से बेटा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से दृढ़ता आ जाती है। ये देखो CO है, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला NH, ये देखिए NH, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से, यहां देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या आ गया, ये दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। बस बेटा इससे ज्यादा आपको परीक्षा में देने नहीं है, अगर अल्फा और यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद क्या कहेंगे, बीटा वाले पर चलेंगे। बीटा वाली रचना कैसे होती है, परतदार रचना होती है। कैसी रचना होती है, परतदार रचना होती है। ये परतदार रचना मतलब क्या है, ये प्राथमिक प्रोटीन की श्रृंखला समांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। पहला देखिए क्या है, प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन समांतर व्यवस्थित होते हैं, समांतर व्यवस्थित होते हैं। और क्या है, दो परतों के बीच, दो परतों के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इससे रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन बनते हैं, रेशेदार प्रोटीन बनते हैं। और क्या होगा, रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन से शरीर का दृढ़ भाग, शरीर का दृढ़ भाग बनता है। शरीर का क्या बनता है,
दृढ़ भाग बनता है, सॉलिड पार्ट, मांसपेशियां बनेगी, बाल बनेंगे, कार्टिलेज बनेगा, ये सब का निर्माण होगा। और ये क्या होता है, ये यहां देखो इसमें क्या कहा है, ये घुलनशील, ये घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। और क्या बनेगा, एंजाइम, और क्या बनेगा, हार्मोन्स, और क्या बनेगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनेगा। इन सब का निर्माण होता है। अब जरा देखो बीटा परत रचना की कहानी कैसे होगी, इस तरह से ये एक लेयर है ये, और यहां जरा देखो ये दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर है। अब आप जरा देखो इनमें कैसे बनेगी ये, यहां देखिए ये है CO और इधर क्या होगा, NH, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहां क्या है NH, ये CRH, और यहां देखो CO और NH, यहां देखिए CRH और यहां CONH, CRH और CONH। आप जरा ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, ये हो जाएगा CO और CRH, यहां देखिए क्या है, ये NH और CO, यहां देखो ये क्या है CRH और यहां NH, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और ये CO, यहां देखिए RH, यहां क्या है NH और CO, यहां देखो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। अब जरा देखो इससे इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इससे इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, दूसरी परतें इधर जुड़ेंगी, इधर भी क्या जुड़ेगा, परतें जुड़ती चली जाएगी। तो इस तरह से परतदार रचना बनती है। कैसी रचना बनती है, परतदार रचना बनती है किसकी, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और ये दोनों स्ट्रक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन में अल्फा और बीटा दो प्रकार के हो गए। ये अल्फा कुंडलित रचना होती है, ये क्या होता है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनाता है, ये जल में घुलनशील होते हैं, जीव द्रव्य का भाग बनाएंगे, है कि नहीं, जीव द्रव्य में घुले रहेंगे। ये क्या है, थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन और हिपैरिन के रूप में रहेगा, एंटीबॉडी के रूप में रहेगा, एंजाइम बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, और इससे क्या होंगे, ये सॉलिड प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे बॉडी का हार्ड पार्ट बनता है। क्लियर। तो वीडियो कैसा लगा, अगर बेटा वीडियो बेहतरीन लग रहा है तो जम करके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि जम के केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं कहाँ, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले चैनल को याद रखिए और खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बेटा अगर बढ़िया लग रहा है तो खूब कमेंट भी करिए। कमेंट करने से जानते हो मन एकदम ग्लैड हो जाता है, गार्डन हो जाता है ना। तो तुम लोगों की जब आती है, रिप्लाई आती है, तो रिप्लाई से लगता है कि हाँ हमारे बच्चे जो है हमको लाइक कर रहे हैं। क्लियर। चलिए ऐसे ही फिर बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।